गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि वह अगले चुनाव से पहले उस्मानिया अस्पताल के लिए एक नई इमारत का निर्माण शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मंत्री ने उस्मानिया अस्पताल में नवस्थापित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग, ऑपरेशन थिएटर, ट्रांसजेंडर क्लिनिक और सामान्य सर्जरी ओपी विभागों का उद्घाटन भी किया। और इसी मौके पर महमूद अली ने कहा कि उस्मानिया अस्पताल भवन निर्माण का मामला कोर्ट में है। सरकार समस्या के समाधान के लिए पूरा प्रयास करेगी। दशकों के इतिहास वाले उस्मानिया डॉक्टर मरीजों को बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में स्थानीय नेता, अधिकारी और मेडिकल स्टाफ शामिल हुए हैं। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कोपुला ईश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के विजन से तेलंगाना राज्य शिक्षा का केंद्र बन रहा है। मंत्री ने तेलंगाना सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित सक्सेस मीट कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसी अवसर पर मंत्री कोपुला ईश्वर ने कहा, गुरुकुलों में अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के कारण हर साल उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ रहा है। गुरुकुल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और देश के अन्य सभी राज्य अब तेलंगाना की ओर देख रहे हैं। गुरुकुल शिक्षण संस्थानों के सचिव रोनाल्ड रोज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डिग्री आवासीय महाविद्यालयों की शुरुआत करी है। जल्दी और भी कॉलेजों में कृषि पाठ्यक्रम शुरू करे जाएंगे। मंत्री हरीश राव आज संयुक्त खम्मम जिले का दौरा करेंगे और कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंत्री बंजर भूमि के पट्टों के वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज ही सुबह 11:30 बजे मंत्री हरीश राव कोतागुड्डम जिले के पालवंचा में बंजर भूमि के स्वामित्व वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। बाद में वह दोपहर 3 बजे खम्मम जिले में नवस्वीकृत सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे और इसी के बाद दोपहर 3:30 बजे हरीश राव खम्मम शहर में बंजर भूमि के पट्टों को वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने एलबी नगर डीसीपी कार्यालय में काम करने वाले एसआई माधव रेड्डी से मुलाकात करी और बाइक से गिरने के बाद पैर टूटने पर माधव रेड्डी का इलाज कामिनेनी अस्पताल में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कामिनेनी अस्पताल में इलाज करा रहे माधव रेड्डी से मुलाकात कर मिजाज पुरसी करी है। बाइक से गिरने पर माधव रेड्डी का पैर टूट गया। अस्पताल में डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की भांजी के पति माधव रेड्डी है। इसी के साथ ही किशन रेड्डी ने खुद जाकर दौरा किया है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय ऋण संस्थानों से धन जारी करना बंद कर दिया गया है। चूंकि परियोजनाओं के लिए किए गए सभी ऋण राज्य सरकार की गारंटी के लिए साथ लिए गए थे, वे सभी सरकारी खाते में आ गए और कुल राशि FRBM सीमा से अधिक हो गई है और इसीलिए केंद्रीय बिजली ऋण देने वाले संस्थानों ने धन जारी करना बंद कर दिया है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय ऋण संस्थानों से धन जारी करना बंद करने से परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है। कालेश्वरम कारपोरेशन, तेलंगाना राज्य जल विकास निगम लिमिटेड TSWR-IDCL के साथ मांझीरा कारपोरेशन विभिन्न परियोजनाओं के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC से ऋण ले रहे हैं। TSWR-IDCL के अंतर्गत सीताराम, सीतम्मा, देवता, तुपाकुला गुड्डेम और इंदिरम्मा बाढ़ नहर योजनाओं के लिए ऋण लिया गया था। मंजरा निगम के अंतर्गत संगमेश्वर और बसवेश्वर लिफ्ट योजना और विभिन्न झीलों में 22 लिफ्ट योजनाओं के लिए ऋण लेने का निर्णय लिया गया है, लेकिन केंद्र की शर्तों के कारण इस वित्तीय वर्ष में इन संस्थानों से 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। कालेश्वरम समेत कई परियोजनाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। इन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है। सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं में केवल विद्युत घटक कार्यों के लिए PFC और REC से ऋण लिया है। हालांकि इनमें से 40% ऋण BHELK को केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उस कंपनी को मोटर और पंप के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, कुछ आ भी गए हैं, अन्य को तैयार किया जा रहा है। अब सिंचाई विभाग इस बात से जूझ रहा है कि अगर कर्ज देना बंद कर दिया गया तो क्या होगा।
कालेश्वरम टीएमसी का काम 75% पूरा हो चुका है। वित्तीय संकट के कारण सरकार परियोजनाओं के लिए समय पर धन उपलब्ध नहीं करा पा रही है और देखा जाए तो इसी क्रम में केंद्रीय बिजली कंपनियों से कर्ज मिलना बंद हो जाने से अनिश्चितता की स्थिति है। क्या किया जाए? दूसरी ओर राज्य सरकार ने 1 साल से भी कम समय पहले कालेश्वरम निगम से बिलों का भुगतान रोक दिया था। ऋण मिलना बंद हो जाने पर निगम ने अपने बिलों का भुगतान राजकोष की इसी क्रम में केंद्रीय बिजली कंपनियों से कर्ज मिलना बंद हो जाने से अनिश्चितता की स्थिति है। क्या किया जाए? दूसरी ओर राज्य सरकार ने 1 साल से भी कम समय पहले कालेश्वरम निगम से बिलों का भुगतान रोक दिया था। ऋण मिलना बंद हो जाने पर निगम ने अपने बिलों को भुगतान राजकोष के माध्यम से करने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति आशाजनक नहीं होने के कारण कोषागारों से बिल भी नहीं आ रहे हैं। पालमुरू रंगारेड्डी का काम बिना फंड के चल रहा था, लेकिन एनजीटी के आदेश से उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। और इसी की अनुमानित लागत 35,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 52,056 करोड़ रुपए हो गई है। पीएफसी ने इसी परियोजना में विद्युत घटक कार्यों के लिए 6,160 करोड़ रुपए मंजूर करे हैं और जिसमें से 3,365 करोड़ रुपए जारी किए जाने थे। केंद्र ने अंतरीकृत परियोजनाओं पर राजपत्र के प्रकाशन के कारण धन जारी करना रोक दिया। सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए बिल के रूप में 5,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना है। विषयुक्त खम्मम जिले में शुरू किए गए सितम्मा बराज के साथ साथ सीताराम लिफ्ट परियोजना के लिए TSWRI DCL के ऋण ले रहे हैं। केंद्रीय विद्युत वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में मिलने वाला 1,016 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रोक दी गई है। हालांकि REC ने मंजूरा कॉर्पोरेशन को 22 लिफ्टिंग योजनाओं के लिए 3,113 करोड़ रुपए मंजूर करे हैं, लेकिन सरकारी गारंटी देना बहुत ही मुश्किल है। सरकारी गारंटी के अभाव के कारण ऋण जारी होना संदिग्ध हो गया है। वारंगल जा रहे सॉफ्टवेयर कर्मचारी श्रीकांत की ट्रेन से गिरकर मौत की घटना हर किसी को झकझोर कर दे रही है। मोबाइल फोन चोरों की करतूत से एक की मौत हर किसी को रुला रही है। श्रीकांत के गृह गांव में दुखद छाया है। श्रीकांत का परिवार रो रो कर बेहाल है। इटेला राजेंद्र ने श्रीकांत के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। ट्रेन में हैदराबाद से वारंगल तक यात्रा करते समय जब वह दरवाजे के पास सेलफोन लेकर खड़ा था, तब लुटेरों ने उसे सेलफोन के लिए छड़ी से मारा। इसी बीच वह ट्रेन से गिर गया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी मौत हो गई। वह इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। पोस्टमार्टम के लिए भुवनगिरी एरिया अस्पताल में श्रीकांत के शव को भेजा गया। इटेला राजेंद्र ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को वारंगल का दौरा करेंगे। कांजीपेट में वैगन सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। बाद में मोदी वारंगल मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। वहां से सीधे पीएम मोदी हनुमाकोंडा आर्ट्स कॉलेज मैदान में बीजेपी की ओर से आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी तेलंगाना पर काम कर रही है। पार्टी की स्थिति और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सत्ता हासिल करने के लिए सभी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्सी पाने के लिए बीआरएस पार्टी पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है और यह सत्तारूढ़ दल का मुख्य प्रतिद्वंदी होने का दावा कर रही है। दक्षिण के अहम राज्य तेलंगाना में सत्ता में आने और हिसाब किताब बराबर करने के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तेलंगाना में एक के बाद एक बैठकें कर रहा है। पिछले हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने तेलंगाना का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने के पहले हफ्ते में तेलंगाना आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को तेलंगाना आएंगे और इसी के अंतर्गत कांचीपेट में रेलवे कोच आवधिक ओवरहॉलिंग सुविधा की आधारशिला रखी जाएगी। उसी दिन राज्य भाजपा इकाई और हनुमाकोंडा आर्ट्स कॉलेज मैदान में विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की उम्मीदें हैं। कोत्ता मनोहर रेड्डी ने कहा कि वह मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वह पार्टी बदल रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार का दाग उन पर न लगे। सबिता इंद्रा रेड्डी तुलजा भवानी की शपथ लें जिसकी वह पूजा करती है। उन्होंने खनन मंत्री रहते हुए कोई अवैध काम नहीं किया है। कोत्ता मनोहर रेड्डी ने मांग करी कि उन्हें माहेश्वरम शिव मंदिर में शपथ लेनी चाहिए। वह मंत्री के रूप में भूमि घोटाले में शामिल नहीं है।
माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे विधायक कोत्ता मनोहर रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा वह राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल होने जा रहे हैं। सविता के अनुयायियों की निर्वाचन क्षेत्र में भूमि घोटाले और अनियमितताएं करने के लिए आलोचना करी गई। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया है और वे अपने ही नेताओं के साथ अवैध काम करवा रहे हैं। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने यह कहा कि सीएम केसीआर कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर चालें चल रही है। केसीआर का जो मामला है या तो फिर बाल मिलेगा या तो फिर पैर नहीं मिलेगा तो टांग जैसा होगा। वो ट्विटर पर यह कहते हुए निशाने पर आ गई। वह दो पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, गिरगिट है जो जरूरत पड़ने पर रंग बदलते हैं और बकवास कर रहे हैं। शर्मिला ने केसीआर से पूछा किसानों का कर्ज माफ किए बिना और फसल नुकसान का मुआवजा दिए बिना वह किसानों का पक्ष कैसे लेंगे। यदि वे गरीबों को यह कहकर धोखा देते हैं वे उन्हें 3 एकड़ जमीन देंगे तो वे दलितों के पक्ष में कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा केसीआर ने आरक्षण बढ़ाने और आदिवासियों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का वादा कर सभी समुदाय को धोखा दिया है। शर्मिला ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चोरों की पार्टी जो लोगों को लूटती है, बीआरएस चोरों की पार्टी जो आत्मसम्मान के नाम पर लोगों पर अत्याचार करती है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने आलोचना करी है कि तेलंगाना के स्थापना के 9 साल बाद भी राज्य का विकास नहीं हुआ है। भट्टी विक्रमार्का ने सरकार पर कर्ज में डूबे होने की आलोचना करी है। भट्टी ने अफसोस जताया कि सरकार बनने के बाद भी बेरोजगारों के पास नौकरियां नहीं है और गरीबों के पास घर नहीं है। पीपल्स मार्च पदयात्रा खम्मम जिले के पालेरू निर्वाचन क्षेत्र कुसुमंची मंडल पालेरू से शुरू हुई और कुसुमंची में जारी रही। वे इस बात से नाराज है कांग्रेस नेताओं को पुलिस अपनी ताकत के बल पर गिरफ्तार कर रही है। मेडचल डीसीपी संदीप राव बीजेपी विधायक ईटेला के आवास पर गए। उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर भालू की विस्तृत जानकारी ली और कल ईटेला के घर के आसपास का निरीक्षण करने वाले अधिकारी डीजीपी के आदेश पर डीसीपी संदीप राव ईटेला के घर गए हैं। ईटेला की सुरक्षा बढ़ाने पर डीजीपी के नेतृत्व में समीक्षा की गई। ईटेला की इस टिप्पणी के साथ कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी और उनकी जान को खतरा भी है। डीजीपी ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा करी और वही दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि केंद्र ईटेला को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की योजना बना रही है। मंत्री केटीआर ने यह भी कहा कि वह राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान करेगी। सेवानिवृत्त आईएएस डी चक्रपाणी ने कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार लाए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चक्रपाणी ने कोल कलूरी इनाक के साथ पीवी की फिल्म पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने वालों को पीवी मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करना सराहनीय है। पीवी नरसिम्हा राव ने शीर्ष मॉडल वर्ल्ड मिस इंडिया डॉक्टर ऐश्वर्या को पुरस्कार प्रदान किया। ऐश्वर्या ने कहा कि वैसे तो वह फुल हाउस सर्जन के तौर पर एमबीबीएस कर रही हैं, लेकिन वह मॉडलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल कर रही है। कोरिया एक्सपो के लिए राजदूत नियुक्त किया जाना गर्व की बात है। इसी कार्यक्रम में कॉमेडियन शंकर नारायण, रामचंद्र राव, रघुश्री और ललित वानी ने हिस्सा लिया। एक ही ट्रैक पर आमने सामने 2 ट्रेनें। जी हां, बुधवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। बुधवार दोपहर वंदे भारत ट्रेन को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोका गया। तभी उसी ट्रैक पर वंदे भारत के सामने एक और पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। बुधवार दोपहर वंदे भारत ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई थी और तभी उसी ट्रैक पर वंदे भारत के सामने एक और पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। यह देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री घबरा गए, लेकिन दूसरी ट्रेन के लोको पायलट जिसने वंदे भारत को देखा ने सतर्क होकर काम किया और गाड़ी रोक दी। वंदे भारत के यात्रियों ने ट्रैक के विपरीत दिशा में आ रही दूसरी ट्रेन का वीडियो बना लिया। यह विडंबना ही है कि रेलवे स्टेशन पर हुई इसी घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को नहीं है। देखना यह होगा कि अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे या फिर नहीं। मौसम विभाग ने तेलंगाना के लोगों के लिए अहम चेतावनी जारी करी है। आज भारी बारिश की आशंकाएं है। साथ ही यह भी पता चला है कि कई जिलों में भारी बारिश होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आसिफाबाद, मर्चियाल, नरमल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, विकाराबाद, सकारेड्डी और मेदक जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश होगी। इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एपी के मानियम, अलूरी और सत्यसाई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में वामपंथी दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के साथ बने रहने पर विचार पर पुनर्विचार किया है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के बाद पार्टियों के सूर बदल गए हैं।
नेता नारायण का कहना है कि उन्हें नया विकल्प मिल गया है। सीपीएम और सीपीआई बदली हुई राजनीतिक स्थिति का बारीकी से परीक्षण कर रही है। ताजा घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में वे हसम के से दोस्ती का दिशा में भी सोच रहे हैं। मुनुगुडु उपचुनाव के दौरान बीजेपी को हराने के लिए टीआरएस का समर्थन करने वाले वामपंथी दलों ने भी उस चुनाव में टीआरएस के लिए प्रचार किया था। 8 महीने पहले उपचुनाव के सहारे शुरू हुई उनकी दोस्ती विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा तक पहुंच गई है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद तेलंगाना में हालत अचानक बदल गए हैं। कर्नाटक नतीजों के बाद वाम दलों को कांग्रेस तक महान योद्धा की तरह दिख रही है, जो राज्य और देश में बीजेपी का मुकाबला करने में विश्वास खो चुकी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पाने के कारण टीआरएस बीआरएस के साथ चिपक गई है। कांग्रेस में कई विशेषताएं थी, लेकिन जिस तरह से कर्नाटका में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों ने उस पार्टी को वोट दिया, उसने वामपंथियों को पूर्व विचार करने पर मजबूर कर दिया। तेलंगाना में भी अगर मुसलमान कांग्रेस की और रुख करेंगे तो राज्य में इसकी चर्चा पहले से ही चल रही है। सत्तारूढ़ बीआरएस में विश्वास जो अब तक अजय दिख रहा है, नवनीतम घटनाओं से कम हो गया है। ऐसा अभिनय करते हुए मानो उन्हें कांग्रेस के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया है। केसीआर और केटीआर जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से भाजपा पर हमला किया है, अब मुख्य रूप से कांग्रेस पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, अगर चुनाव नजदीकी आते आते किसी पार्टी की लोकप्रियता कम होने लगी तो ऐसा होता रहेगा, और अगर किसी पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। फिलहाल राज्य में सत्ताधारी पार्टी का ग्राफ उलट गया है। चुनाव नजदीक आने पर इसमें तेजी आने की संभावना है। सभी को लग रहा है उन्हें केसीआर का 10 साल का शासन देख लिया है। दूसरे दल को मौका देने की भावना उमड़ पड़ी है। इस सभी घटनाक्रम का असर वामपंथियों पर पड़ रहा है। पिछले चुनाव से ही वामपंथी दल में बीआरएस के साथ चलना चाहते हैं। उनका तर्क है केसीआर में बीजेपी का मुकाबला करने की क्षमता है। हालांकि दिल्ली शराब घोटाले के घटनाक्रम के अलावा हाल ही में पटना में भाजपा के खिलाफ 15 विपक्षी दलों की बैठक में केसीआर की दिलचस्पी की कमी ने नए संदेह पैदा कर दिए। पटना बैठक ने केसीआर के लिए दरवाजे बंद कर दिए, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ एक और गठबंधन बनाने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय वैकल्पिक राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के नेताओं से मुलाकात की। 1 महीने से इन सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रहे सीपीआई प्रमुख नेता नारायण और सांबशिवराव ने अपना गला साफ कर दिया है। नारायण ने 2 सप्ताह पहले ही यह कहकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, बीआरएस भाजपा को रोकने में पीछे है। उन्हें गठबंधन के लिए एक विकल्प मिल गया है और वे भाजपा को हराने के लिए किसी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, और कि कांग्रेस तेलंगाना में बीआरएस के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली मुख्य पार्टी है। हाल ही में सीपीआई नेता कूनमनेनी सांबशिवराव ने बीआरएस और बीजेपी के रिश्ते पर बात की थी। एक राय यह भी है, यह सब गठबंधन वार्ता में दबाव की चाल का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर वाम दलों के कांग्रेस के साथ मिलकर यात्रा करने की भी संभावना है। पटना में 15 पार्टियों की बैठक में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता राजा आए। यदि वामपंथी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ चलते हैं तो राज्य स्तर पर बीआरएस के साथ गठबंधन करना थोड़ा अजीब है। बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर वामपंथी दल बीआरएस से गठबंधन के तहत उन्हें अधिक सीटें देने की मांग करने जा रहे हैं। बीआरएस की ताकत कम होने, बैठकों के कड़े विरोध और लोगों की राय 10 साल की शासन पर्याप्त है के साथ वामपंथी पार्टी को लगता है सत्तारूढ़ दल के लिए उनकी जरूरत बढ़ गई है। इसलिए वे केसीआर से उन्हें दी गई सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कहने जा रहे हैं। जल्द ही बीआरएस प्रमुख केसीआर से मुलाकात कर सीटों के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। अलग तेलंगाना के गठबंधन के बाद वाम दलों ने राज्य में अपनी उपस्थिति खो दी और उन दलों के नेताओं की तेलंगाना में फिर से गौरव हासिल
हासिल करने की उम्मीदें वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के साथ घुमिल होती जा रही है। अलग तेलंगाना के गठन के बाद वाम दलों ने राज्य में अपनी उपस्थिति खो दी और उन दलों के नेताओं की उम्मीदों के वे तेलंगाना में अपना गौरव फिर से हासिल करेंगे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के साथ धूमिल होती जा रही है। बीआरएस नेता केसीआर उन वामपंथी दलों को सहायता प्रदान कर रहे हैं जो पिछले जीत के साथ राज्य में राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते थे, लेकिन आगामी चुनाव में टिकट पाने के लिए कदम उठाने के कारण वामपंथी दल केसीआर की रणनीतियों को समझ नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बात से हैरान है कि राज्य में 6 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां पूरी ताकत से तैयारी कर रही है, वही वामपंथी दल केसीआर के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। वामपंथी दल जिनके पास राज्य के सभी हिस्से में एक मजबूत कैडर है, को संदेह रहेगा कि गठबंधन के हिस्से के रूप में बीआरएस को कौन सी सीटें आवंटित की जाएंगी। विशेष तेलंगाना माली आंदोलन ने वामपंथियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। सीपीआईएम और सीपीआई पार्टियां अलग अलग दिशाओं में चली गई है। जबकि सीपीआईएम भाषाएं राज्यों के लिए प्रतिबद्ध थी, सीपीआई ने अलग तेलंगाना का समर्थन किया। विशेष रूप से सीपीआईएम को तेलंगाना में एक कठिन राजनीतिक झटका का सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी कैडर एक अलग राज्य की भावना से विभाजित हो गया था। वर्ष 2014 में अलग राज्य चुनाव में सीपीआईएम ने भद्राचलम में और सीपीआई ने देवरकोंडा में जीत हासिल की। तब सीपीआई विधायक के रविंद्र कुमार रामावत बीआरएस के पक्ष में शामिल हो गए। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और टीडीपी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मैदान में उतरने के बावजूद सीपीआई परेशानी से नहीं चुकी। सीपीआईएम की रणनीति दूसरी तरफ चली गई। चुनाव से पहले सीपीआईएम ने पार्टी के राज्य सचिव तम्मिनेनी वीरभद्र के नेतृत्व में राज्य भर में महाजन पदयात्रा निकाली। पदयात्रा को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित सीपीआईएम ने अपने दम पर मजबूत होने के इरादे से बहुजन वाम मोर्चा बीएलएफ के नाम से एक विशेष गठबंधन बनाया और पिछले विधानसभा चुनाव में सकारात्मक दलों में शामिल हो गई। पिछले उपचुनाव उनके लिए एक वरदान के रूप में आया, क्योंकि उन्होंने 2 चुनावों में एक साथ रहने का फैसला किया जिनके रास्ते पर वे चले थे। पिछले उपचुनावों के नतीजे के साथ वाम दलों ने सोचा कि वे बीआरएस के साथ गठबंधन कर सकते हैं और टिकटों पर सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन केसीआर की हरकत से सीपीआईएम और सीपीआई पार्टियों में असमंजस की स्थिति है और पार्टी कार्यकर्ताओं में असहिष्णुता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी समर्थकों में भी निराशा पैदा हो गई है, क्योंकि अलग तेलंगाना राज्य आंदोलन को लेकर मुख्य रूप से सीपीआईएम में पैदा हुआ भ्रम अभी भी जारी है। वामपंथी दलों ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना की भूमि पर बनाए रखना है जो संघर्ष की भूमि है। हम किसी भी ऐसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो बयानबाजी का सहारा लिए बिना उस पार्टी को रोकने की ताकत रखती है, जैसा कि वामपंथी दल चाहते थे। पिछले दिनों भाजपा को झटका लगने के बाद सीपीआईएम और सीपीआई पार्टियों की असली परीक्षा शुरू हुई। अतीत में वामपंथी दलों ने एकजुट होकर अभियान चलाया है। बीआरएस की सफलता उनके समर्थन के कारण ही संभव थी। समाचार समाप्त होने के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक बार।